आज हम करेंगे लॉस ऑफ मोशन चैप्टर 5 का फिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ ही साथ बहुत इजी भी, तो बहुत आसानी से समझ जाओगे ये ध्यान से सुनोगे तो इसमें इंट्रोडक्शन ये है कि फोर्स किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? तो फोर्स एक्चुअली में होता क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी ट्राइज टू चेंज इट। कोई भी ए फोर्स क्या एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट है। जैसे कि इस पेन को यदि मैं इधर रख दूं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब बाहर से कोई भी फोर्स, मतलब कोई भी एक दिव्य शक्ति यदि उसके पास लग जाए तो वो हिलेगा, वो मोशन में आ जाएगा। कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक पहले इधर था, मार दिया, वो चेंज हो गया, ठीक है। चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, ट्राइज टू चेंज इट। हम फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचा सकते हैं। यही होता है फोर्स, इज एन एक्सटर्नल एजेंट। अभी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी टू चेंज दैट स्टेट। इसका मतलब it said that every body continues in its state of rest or of uniform motion unless some external force acts on the body to change that state। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, जैसे कि एक फैन जब स्टेट में रहता है, जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते वो वैसे ही रहता है, और जब हम स्विच ऑन करते तो वो घूमता ही रहता है, रुकने का नाम नहीं रखता जब तक वो घूमने। जब एक बार यदि ये रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। यदि मोशन में होगा, कोई भी मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करेगा, रेस्ट में नहीं आएगा, वो रेस्ट में आने को नहीं चाहते। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। इट स्टेट दैट एवरी बॉडी, कोई भी बॉडी कंटिन्यूस इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपने स्टेट मतलब जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, वो हिलता उलता नहीं है, ठीक है। स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब मोशन में होगा तो यूनिफॉर्मली वो मोशन करता रहेगा अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी टू चेंज इट स्टेट, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूटन सेकेंड लॉ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? इनर्शिया के बारे में जो कि बताएंगे, और फोर्स के डेफिनेशन को बोल देता है, और फोर्स की कुछ फॉर्मूला होता है वो बोल देता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the applied force and the change take place along the direction of the force। ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? पी इज इक्वल टू एम बी। तो एम बी जो है ना वो फाइनल वेलोसिटी, तो एम वी माइनस एम यू क्या है? रेट ऑफ नहीं, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब इसे डिवाइड होगा टी से, डिवाइड मतलब टाइम से डिवाइड होने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the applied force and the change take place along the direction of the force। ये जो है एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है, ठीक है। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इक्वेशन लिखो, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स और एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आया, एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है। इसे एक्सप्रेशन करने के लिए देखो, मान लेते हैं एक टायर है, और टायर तो घूमता रहता है, तो टायर में जब फोर्स लगेगा तभी तो घूमेगा ना। टायर को फोर्स देना पड़ेगा, तो फोर्स आपने दिया विद ए वेलोसिटी ऑफ v1 और ये v2 समझ लो, और मान लीजिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी u है और ये फाइनल वेलोसिटी v है, मतलब ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो जो घूम रहेगा तब उसमें जो इस टाइम में इतना u, इस टाइम में स्पीड इतना, ऐसा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि p इज इक्वल टू एम बी, हमें पता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। रेट बोलेगा तो डिवाइड टी आएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एम बी माइनस एम यू, रेट बोलेगा तो डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी हम क्या लिखेंगे, देखो इधर में हम m को कॉमन ले सकते हैं, m को कॉमन लेने से क्या आता है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, है कि नहीं। अभी हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो लॉस ऑफ मोशन ना, तो हम v, ये इधर यू जाएगा, v माइनस यू इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, t मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v माइनस यू बाई टी डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं? में लिख सकते हैं कि नहीं बताओ?
हाँ, v माइनस यू बाई टी डिवाइड हम इस a इज इक्वल टू इसके जगह v माइनस यू बाई टी को हम क्या लिख दिया a। और अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए में लिख सकते हैं। अभी इसको थ्रो कर दो, प्रोपोर्शनल थ्रो करने का मतलब एक कांस्टेंट आएगा के ए में। के क्या है? एक कांस्टेंट माना, के को कांस्टेंट बोला जाता है, कोई भी एक कांस्टेंट है तो के भी कांस्टेंट है। तो फोर्स इफ एफ इज इक्वल टू, यदि एम इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल भी 1 होता है, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सीधी की भाषा में यदि के का वैल्यू 1 होता है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा ना, यही है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन मैंने बोला ये सिर्फ न्यूटन सेकेंड लॉ पर डिपेंड करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ पर ही डिपेंड करता है। न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता क्या है? इट स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। ये रेट ऑफ रेट का मतलब कि डिवाइडेड बाय टी। इट स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, फोर्स की प्रोपोर्शनल है। तो एम कॉमन लेंगे वी माइनस यू बाय टी प्रोपोर्शनल टू एफ। वी माइनस यू बाय टी क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एफ। सो देयरफॉर एफ ये प्रोपोर्शनल हट जाएगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा ए में। यदि इफ एफ इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट टर्म आ जाओ इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम क्या बोलता है? फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नॉट ए इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स अभी नेक्स्ट टाइम इम्पल्सिव फोर्स क्या है लर्न करो। रिलेटिवली लार्ज फॉर एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कम टाइम में ज़्यादा फोर्स यूज होने वाले को इम्पल्सिव फोर्स डायरेक्ट। अभी देखो इम्पल्स जो है ना वो चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। चेंज ऑफ मोमेंटम पता है ना, एम वी माइनस एम यू। यदि बोला जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी, तो इम्पल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख दो वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। और ये तो टी है, टी कैंसिल, कितना रहेगा? एम वी माइनस यू। ये भी क्या है? एम वी माइनस एम यू। क्या आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी होता है, लेकिन ये क्या है? तो देयरफॉर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है सर, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फर्स्ट सो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कॉन्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, यही तो फॉर्मूला है। तो फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, इसे प्रूव करना है। फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? फोर्स की वैल्यू 0 होता है। जब फोर्स की वैल्यू 0 होगा तब एक्सेलरेशन भी 0 होगा, लेकिन मास 0 नहीं होगा। मास इज अनइक्वल टू 0, और मास अनइक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये किस में लाई करना है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कॉन्स्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वही है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये फोर्स 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन भी 0 होगा, लेकिन मास 0 नहीं होगा। मास किसी भी चीज़ का 0 नहीं होता है। ये नाखून के टुकड़ा को इधर में यदि वेट में किसी नीचे रखो तो नाखून का भी मास होता है, तो मास 0 नहीं होता है, मास भूतों का होता है। ठीक है, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कॉन्स्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है ना वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल है, मतलब इधर में मोमेंटम का वैल्यू कांस्टेंट 0 होना चाहिए। तो हमें पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए, तो फोर्स इज इक्वल टू मास। एक्सेलरेशन को हमें वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो ये एक्सप्रेशन करने पर मोमेंट ऑफ क्या आएगा? सॉरी, चेंज इन मोमेंटम आएगा। हमें तो ऐसी मोमेंटम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? एम बी आराम से आ गया। तो फोर्स इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या? एम वी डी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो एम बी को क्या लिख सकते हैं? पी, डायरेक्ट पी पी मतलब मोमेंटम, तो ये डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इफ फोर्स के वैल्यू 0 हो जाएगा, फोर्स के वैल्यू 0 होगा, क्यों होगा? फोर्स जब आइसोलेटेड मोशन में होगा तो फोर्स की वैल्यू 0 हो सकता है। फोर्स की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? पी भी 0 है, और पी के 0 का मतलब क्या है? पी कांस्टेंट है। पी क्या है? कांस्टेंट है, यही है।
ठीक है। इधर में आइसोलेशन के जगह में मैंने क्या लिखा, ये v माइनस यू बाई टी नहीं लिखा, ये लिखने पर क्या आएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम की कहानी आ जाएगा, इसलिए dv बाई डी टी डायरेक्ट एम बी आ रहा है, तो एम बी लिखो। एम बी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम है, डायरेक्ट पी मतलब पी को मोमेंटम से डिनोट किया जाता है। फोर्स इज इक्वल टू dp बाई डी टी। अगर फोर्स की वैल्यू जीरो होता है, जब आइसोलेटेड सिस्टम में फोर्स की वैल्यू जीरो होता है, जब पी के वैल्यू भी जीरो होता है, मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है का मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस इट स्टेट दैट if there is no external force on the system, then the linear momentum of the body remains constant. ठीक है, the principle of conservation of linear momentum ये कहता है, it states that if there is no external force, यदि फोर्स का वैल्यू जीरो होता है एक्ट ऑन द सिस्टम, then the linear momentum of the system डिपेंड करता है, तब पी का वैल्यू भी जीरो कांस्टेंट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।